कभी कभी परिस्थितियाँ और लोग अचानक हमारी सोच और अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, जिससे हमें संभलने का मौका नहीं मिलता, सोचने का समय नहीं मिलता और हमारी करुणा और दया हम पर हावी हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसे भी दिखाई देते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी चाची के साथ रहता था, क्योंकि वो एक अकेली औरत थीं, और जब मैं उनके पास आया तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वो दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल नहीं रह गया था। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं सोच कर भी कांप उठता हूँ कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। चाची के पास रहते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था कि अचानक ही मेरी तबीयत तेजी से गिरने लगी थी, और मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ही ख़राब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत ही भारी था। आज भी जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरे पैरों में तेज दर्द था, और ये सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था? वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से चाची के पास रहने आया था, तब से ही मुझे टांगों के दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुंह धोकर बाहर आंगन में निकल आया। चाची घर की सफाइयां कर रही थीं। मुझे देखकर मुस्कुराईं और मेरे पास आकर बैठ गईं और मेरा माथा चूम लिया। बोली, उठ गया मेरा शहजादा? और फिर पास पड़े सोफे की तरफ इशारा किया और बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाची का अंदाज बिल्कुल मेरी माँ के जैसा था। उनका रवैया अब मुझे बिल्कुल मेरी माँ के जैसा लगता था। वो मुझसे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थीं। मैं उनके कहने पर पास पड़े सोफे पर बैठ गया और चाची नाश्ता बनाने चली गईं। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हो गया था, और भगवान का धन्यवाद किया कि अब मेरी चाची जिंदगी की तरफ लौट रही थीं और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और ये सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वो मेरे आने से पहले की तरह हो गई थीं, वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने उनके चेहरे की हंसी ही छीन ली थी। ये एक ऐसा हादसा था जिसमें चाची के जीने की आस ही खत्म हो गई थी। चाची के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। चाची के जवान बेटे के मौत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। चाची के बेटे की अचानक मौत ने चाची को पागल सा कर दिया था। मेरा चचेरा भाई कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसे ना तो कोई बीमारी थी न तकलीफ थी, मगर जाहिर सी बात है, मौत के लिए कोई समय तय नहीं है कि किस समय आ जाए। जिसका जब समय आता है वो भगवान के पास चला जाता है। लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ है? हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो रो कर खुद को हलकान कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने जो दिया है उसे वो ले भी सकता है। कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, उसे भगवान के पास लौट कर जाना ही पड़ेगा। मेरी चाची भी अपने बेटे के मौत के गम में पागल हो गई थीं और बुरी तरह चीख चीख कर अपने बेटे के लिए रोती थीं। वो मेरी चाची का इकलौता बेटा था और चाची अपने बेटे पर जान छिड़कती थीं। चाची की जिंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही ख़त्म होती थी। मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। मेरे चाचा की मौत बहुत पहले हो गई थी। मेरे चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत जायदाद छोड़ गए थे, इसलिए मेरी चाची को पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस उनका एक ही बेटा था और उसे उन्होंने अपने कलेजे से लगाकर पाला था। जीने का एक सहारा बस उनका बेटा ही था। बहुत ही लाड प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे जिंदगी का हर सुख दिया था। उसकी ऐसी कोई इच्छा न थी जो चाची ने पूरी ना की हो। चाची का बेटा यानी मेरा कजिन बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, मगर इसके बावजूद भी मेरे कजिन में नखरा नाम का कोई शब्द भी नहीं आता था। वो बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़का था। उसने अपने लाडलेपन और अमीर होने का कभी नाजायज फ़ायदा नहीं उठाया था, और सच तो ये था कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वो उन लोगों में शुमार होता है जो मरते हैं तो सबकी जुबान पर सिर्फ अफसोस और तारीफ ही होती है। ऐसा नहीं था कि वो मरकर ही अपनी अहमियत जता गया था, बल्कि जब वो जिंदा था तब भी पूरा ख़ानदान और जानने वाले उसकी बहुत तारीफ़ें करते थे, जिस पर चाची का सर गर्व से ऊंचा हो जाता था। गर्व से सर उठाकर कहती कि आखिर बेटा किसका है। और जब वो मरा तो सबके ही लिए बहुत अफसोस की बात थी। तब मेरी मम्मी से चाची की पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे यानी कि मुझे चाची को सौंप दिया था, ताकि चाची का दिल बहल जाएगा और चाची को थोड़ा सब्र आ जाएगा। इस तरह अब मैं पूरी तरह से चाची के साथ रहने लगा था। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती थीं
और मुझे साफ महसूस होता था जैसे वो मुश्किल से ही मुझे बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर भी हर समय मुझे सामने देखकर वो धीरे धीरे संभलने लगी थीं और अब मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थीं। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और ख़ुद मेरे पास सोने लगी थीं। मैं समझता था वो अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी हैं, इसीलिए मेरे साथ सोती हैं। रात को मुझे अकेला कमरे में नहीं छोड़ती। मैं भी चाची की इस ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब मेरी आँख खुलती तो चाची मुझे जागी हुई मिलती थीं, मगर मुझे जागता हुआ देखकर वो सोती बन जाती थीं। कुछ दिन तो धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गए। मेरी नींद अब बहुत ही गहरी होने लगी थी। रात का सोया अब मैं सुबह को ही उठता था और जब मैं सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी महसूस होती थीं। शुरू में अपनी हालत को मैंने थकान समझ लिया, हालांकि मैं कोई बहुत भारी काम भी नहीं करता था। बस बाहर निकलकर दोस्तों के साथ घूम लेता था और अब तो वो भी छोड़ दिया था और सारा दिन घर पर पड़ा रहता। मगर मेरी हालत ठीक होने की बजाय वैसी की वैसी ही थी, बल्कि और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब तो मेरा पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो। तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर की चीख निकल गई, क्योंकि चाची रोज़ाना मेरे साथ। मेरा नाम मोहित है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुआ था। हम 5 बहन भाई थे। मेरे पिता का अपना कपड़े का कारोबार था, जिसकी आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा सिर्फ 2 ही भाई थे। चाचा के मुकाबले मेरे पापा का बिजनेस छोटा था और हम बहन भाई भी ज़्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया था। जबकि मेरे चाचा का एक ही इकलौता बेटा था। चाचा के मरने के कुछ ही समय पहले उसने जन्म लिया था। चाचा की मौत एक हादसा थी। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। चाचा की मौत से चाची बहुत ज़्यादा टूट गई थीं, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके अंदर जीने की उमंग जागी थी। चाची ने अपने बेटे को बहुत ही मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर चाची ने पूरी कोशिश की थी कि मेरा कजिन बाप की कमी को ज़्यादा महसूस न करे। वो मेरे कजिन के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे ज़रूर पूरा करती थीं। मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्चे और घर के दूसरे खर्चों की वजह से पापा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनमें खर्च में निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसे भी बचा रही थीं ताकि बच्चों की शादी के समय उन्हें दूसरों का मुँह ना तकना पड़े। इसलिए हम बहन भाई अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे, मगर हमारे कजिन की बात अलग थी। चाची का तो बस नहीं चलता था पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक बार में ही निछावर कर दें। चाची और मेरी माँ में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ की मिलनसार और हमदर्द तबीयत का था, वरना चाची अपने आप में ही रहने वाली इंसान थीं। उनका सारा ध्यान तो और सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जब हमारे चाचा जिंदा थे तब चाचा और हम सब साथ में मिलकर रहते थे, मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बहुत ही अच्छे इलाके में रहने लगी थीं। लेकिन हमारे बीच का जो प्यार का संबंध था, रिश्ता था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। हम अक्सर चाची के घर चले जाया करते थे और मेरा कजिन भी हमारे घर चला आया करता था। वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपनी हर समस्या मेरे पापा से पूछना और उन्हें अपनी हर मुश्किल बताता था। मेरी माँ को भी वो माँ का दर्जा देता था और हम बहन भाइयों से भी उसका बहन भाइयों वाला ही रिश्ता था। कयामत तो हम पर तब टूट पड़ी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह मेरे भाई के मरने की खबर मुझे मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सबके सब दंग रह गए थे, क्योंकि वो एक दिन पहले ही हम सबसे मिलकर गया था और उस समय वो बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम स्वस्थ था। फिर सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया था। इंसानों के अंदर ये तो नेचुरल है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसकी मौत का कारण भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वो इंसान मरा है तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी, हालांकि मौत के लिए किसी कारण का होना ज़रूरी नहीं होता। हम भी अपने कजिन की मौत पर हक्का बक्का रह गए थे और रोते हुए चाची के घर पहुंचे थे। सामने ही हमारा कजिन अपना बेजान शरीर लिए हुए गहरी नींद में सो रहा था और ये दृश्य हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल फटने वाला था।
ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहाँ पहुँचे हों और हमारा कजिन दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की जोरदार चीखों से पूरा घर गूंज रहा था, जिसकी वजह से सबकी ही आंखों में आंसू बह रहे थे। चाची का सदमा हम सबसे बड़ा था, वो तो उनके जीने की इकलौती वजह थी। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुँचे और अपने कजिन के मौत के पीछे का कारण जानने लगे। तब चाची ने रोते हुए बताया था कि रात को तो अच्छा भला था, खाना पीना भी चाची के साथ किया था, और फिर बोला था कि मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया था, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए चाची उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो तो लगभग पागल ही हो गई थीं और जोर जोर से चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थीं। जब हमारे कजीन के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा, तब चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थीं। मेरी माँ भी बहुत उदास थीं और चाची को संभाल रही थीं। आसपास के लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे कि इतनी जमीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगी, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और अब जवान बेटा इकलौता सहारा था, वो भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह बातों पर मेरी मम्मी को बहुत अफसोस हुआ था। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया हो, उसे भला अब दौलत जायदाद से क्या करना। सबसे कीमती चीज़ तो औलाद ही होती है। जब वही नहीं रही तो दौलत जायदाद तो बेमोल हो जाती है। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होती है, और वही दुनिया चाची की लुट चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किलों से होश में लाया गया था, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगीं। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है, कभी वो चीखने लगती कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठाकर लाओ, मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो उनके जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसी हो गई है, इसलिए सबकी ही आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब ये देखा तो वो परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे, और अब चाची अपने बड़े से अकेले घर में कैसे रहती। हम लोगों को तो अपने घर भी जाना था, क्योंकि हमारा अपना घर था। मम्मी ने चाची को साथ चलने को कहा, मगर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। चाची की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। फिर तय ये हुआ कि हम में से किसी एक को चाची के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वो अकेली ना रहें, और जो कोई उनका अच्छे से ख्याल रख सके वही उनके पास रुके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, और बड़ा भाई चाची के पास रहने को तैयार नहीं था। इसलिए सब घर वालों ने मुझे ही चाची के पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझाकर चले गए। शुरू शुरू में तो चाची का रवैया वैसे का वैसा ही था। वो उठते बैठते पागलों जैसी हरकत करती थीं, कभी कभी चीखने लगतीं तो कभी कभी खुद ही बड़बड़ाने लगती थीं। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती थीं। ऐसा लगता कि जैसे मुझे अभी कच्चा ही खा जाएंगी। अपने बेटे की जगह मेरा होना उन्हें शायद बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं चाची के घूरने से डर जाता था, मगर फिर मैं खुद को समझाता कि चाची भी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं भी डरकर पीछे हट गया और उन्हें अकेला छोड़ दिया तो फिर चाची का क्या होगा, वो किसके सहारे जिंदा रहेंगी। यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह थी। मैं चाहता था कि किसी तरह चाची नॉर्मल हो जाएं, उनकी तबीयत तो पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसलिए मैं चाची के हर बुरे रवैये को सह रहा था और मैं उन्हें हर तरह से मनाने की कोशिश करता रहा। तो चाची भी अब वो कुछ कुछ बदलने लगी थीं। अब वो मुझे घूरती नहीं थीं, बल्कि वो मुझे आंखों में चमक लिए देखती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे देखकर खुश हो जाती हैं। एक दिन वो मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गईं और उसका सारा कीमती सामान उठा उठाकर मुझे देने लगीं। चाची के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो मैंने चाची को दुखों के समंदर से निकाल लिया है। धीरे धीरे चाची अब नॉर्मल हो रही थीं, जिंदगी की तरफ लौट आई थीं, और मेरा ये सोचना बिल्कुल सही निकला था। चाची बहुत ज़्यादा संभलने लगी थीं, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। ज़्यादातर समय मेरे आसपास ही रहती,
बहाने बहाने से मेरे सारे काम करतीं। मैं भी चाची के इस रवैये पर बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे ही सही, चाची अब ठीक हो रही हैं। लेकिन अब भी अगर मैं रातों को जागता तो चाची मुझे जागती हुई मिलती थीं। मुझे चाची की अब भी चिंता रहती थी। मुझे लगता था कि शायद अब भी वो अपने बेटे को भूल नहीं पाई हैं और उसकी याद में रातों को जागती रहती हैं। लेकिन चाची मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थीं। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी होने लगी थी। मैं रात को सोता तो सुबह को ही मेरी आँख खुलती थी, वो भी चाची के जगाने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मैं गहरी नींद सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं थका थका सा रहने लगा था और सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी होती थीं। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता था और अपनी हालत को इग्नोर कर देता था। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी ख़त्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी चाची मुझे अच्छा खाना दे रही थीं। सोने से पहले एक गिलास दूध भी देती थीं। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते की टेबल पर क्या क्या मौजूद रहता था। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी अपनी चाची के घर, अपने घर से ज़्यादा ऐश के साथ गुजर रही थी। मगर फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा था और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी चाची से अपनी परेशानी बताई। मैंने कहा कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मेरी बात पर चाची ने गौर से मुझे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो, खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी, आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं चाची की बात सुनकर चुप हो गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने से मुझे इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने चाची से ज़्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान चाची के लिए ले आता था। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं चाची का ख्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर अब मैं बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। घर में चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, कॉलेज जाना तो दूर की बात थी। कभी कभी जब कॉलेज चला जाता तो मेरे दोस्त मुझे देखकर हैरान हो जाते थे, कहते कितने कमज़ोर हो गए हो। अब तो मेरी टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी थी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं करता तो क्या करता। चाची ने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था और फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। मेरी हालत को देखते हुए मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वो भी मुझे देखकर चौंक गया था। उसने मेरा चेकअप किया और वो भी हैरान हो गया। वो मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन होता है। पापा और मैं ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ मेरी चाची के अलावा और कोई नहीं होता। डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान रह गया था। डॉक्टर ने मेरे हालत की वजह मेरे पापा को बताई तो मुझे और पापा को तेज झटका लगा था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं सर थामे बैठा रह गया था। हम दोनों पापा बेटे सर झुकाए घर पहुँचे तो घर वाले हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा डॉक्टर ने क्या कहा। पापा शायद गुस्से में थे। वो गुस्से में बोले कि वो औरत दिमागी मरीज है, बहुत ही बेशर्म है। पापा तो ये भी बोल गए कि चाची ने ही अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई थी। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो भला ऐसा क्यों करेगी, अपने बेटे की जान क्यों लेगी, वो तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से लड़ने लगे कि हमारी औलाद कोई फालतू नहीं जो तुम और उस औरत का दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो हमारे बेटे के साथ क्या कर रही थी। पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई थीं। उन्होंने मुझे देखा तो मैं अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वो मेरे साथ क्या क्या करती रही। मेरे कानों में तो अब भी डॉक्टर की बातें गूंज रही थीं। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई थी और मैं धीरे धीरे मौत की मुँह में जा रहा था। तब मुझे पता चला
कि क्यों अब मैं रातों को गहरी नींद सोने लगा था और चाची क्यों मुझे रोजाना सोने से पहले एक गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थीं। पापा ने मेरी मम्मी को बताया तो वो सदमे से एक तरफ को बैठ गई थीं। अगर मैं घर में आकर किसी को न बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चल पाती। मेरी माँ मेरी हालत देख देख कर रो रही थीं और मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थीं कि मुझे माफ़ कर दो। मैं ना समझ थी जो उस औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वो तो वाकई चाची के ख्याल से मुझे वहाँ छोड़ आई थीं। उनका दिल बिल्कुल साफ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन मैं, पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने चाची के घर पहुँच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की और उन्हें भला बुरा कहा कि वो अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस पर चाची ने जो बात कही थी उसे सुनकर तो मेरे माँ बाप की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या बोलें। चाची गुस्से से चीखते हुए कहने लगीं कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वो हमेशा तुम लोगों के गुणगान करता रहता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा करके तो मेरी सारी दौलत हथिया लोगे। वो न जाने क्या क्या बोलती जा रही थीं। तब हमें पता चला कि चाची के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। चाची को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद आदि के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार जताते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी चाची मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे। तुम लोगों ने अपनी बहन की बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थीं, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत जायदाद हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, ताई जी की बहन की बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और मैं फ़ौरन समझ गई थी कि ये सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फ़ौरन मना कर दिया था। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा किया था, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा हरगिज पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे इस शादी के लिए मना किया तो वो मेरी बात फ़ौरन मान गया था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गया था और उस रात अपने कमरे में चला गया था। लेकिन सुबह अपने कमरे में बेजान शरीर के साथ मिला था। मेरे बेटे की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। चाची की इस घटिया सोच पर हम लोग कांप कर रह गए थे। मेरी माँ ने जब मुझे चाची के हवाले किया था कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, तो चाची को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था कि हम सच में उनसे दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उनके घर में अपना बेटा दे रहे हैं। वो पहले तो खामोश रहीं, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं तो वो भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकती हैं, और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ वो घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से से कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरे भाई की आखिरी निशानी भी था। पापा ने कहा कि हम ऐसी दौलत पर लानत भेजते हैं जिसके लिए किसी मासूम की जान लेनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और चाची को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रख रहा था। सबको मेरी मौत का डर था। सब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे टाइम पर दवाइयाँ दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था। मुझे अब भी अपनी चाची का ख्याल आता था। मुझे उनका वो छुप छुप कर रोना याद आता था कि कैसे वो अपने बेटे के गम में छुप छुप कर रोया करती थीं। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उनके साथ रहने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं उन्हें अपनी माँ समझने लगा था। मैं जैसे ही ठीक हुआ चाची के पास फिर से जा पहुँचा था। चाची मुझे देखकर नज़रें चुराने लगी थीं। वो बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही थीं। मैंने उनके हाथ थाम कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने चाची से कहा कि आप अपनी सारी दौलत जायदाद गरीबों में बांट दें और गरीबों के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दें जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। हो सकता है ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके दिल को भी चैन मिलेगा। मुझे आपकी दौलत जायदाद से कोई लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर चाची रो पड़ी थीं और मुझसे माफ़ी मांगने लगीं। उन्हें अपने किए पर अब पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी चाची को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन
मैंने मना कर दिया। फिर चाची ने अपनी सारी दौलत जायदाद गरीबों में बांट दी और अपने बेटे के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाया और उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होने लगा। अब चाची हमारे साथ ही रहती हैं। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर वालों ने भी चाची को माफ़ कर दिया है और हम सब लोग अब मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।